तो हैदराबाद निकाय चुनाव के इस विशेष कवरेज में एक बार फिर आपका स्वागत है। जिस तरह से बीजेपी ने ये चुनाव लड़ा, कैंपेनिंग में जिस तरह से नेताओं के बयान सुनाई दिए, उसने इस निकाय चुनाव को देश में मुख्य धारा में लाकर कई वजहों से खड़ा कर दिया है, जिसमें राजनीतिक संभावनाएं जो आने वाले चुनावों के मद्देनजर है वो भी एक बड़ा विषय हो जाती है। लेकिन सबसे पहले आपको आंकड़ों पर अपडेट दे दें। इस वक्त सबसे बड़ी पार्टी अभी तक के रुझानों के हिसाब से उभरती हुई टीआरएस दिखाई दे रही है, जो 59 सीटों पर आगे है। लेकिन दूसरे नंबर की पार्टी देखिए बीजेपी है 48 सीटों के साथ, और एआईएमएम बन गई है तीसरे नंबर की पार्टी। ओवैसी की पार्टी 40 सीटों पर दिखाई देती है और कांग्रेस खिसक गई है चौथे नंबर पर। लेकिन अगर आप बीते निकाय चुनाव के नतीजों से इस बार के नतीजों का कंपैरिजन करें तो आपको दिखाई देगा कि किस तरह से बीजेपी का भाग्य उदय यहां पर हुआ है, क्योंकि भाग्य नगर कर देंगे हैदराबाद को, इसने काफी सुर्खियां उस दौरान बटोरी थी। लेकिन अब यहां से देखना यह होगा कि जो ये नंबर दिखाई दे रहा है इस वक्त तेलंगाना में, क्या वाकई टीआरएस का तलस्म टूटा है? जमीन पर लोगों ने जिन मुद्दों पर जिस आधार पर वोट किया उसमें स्थानीय मुद्दों का कितना रोल था, और वो मुद्दे जो बीजेपी ने लाए अपनी चर्चा के जरिए, बयानों के जरिए, उनका कितना रोल था? तो इस पर हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। आंकड़े भी आप लगातार देख रहे हैं। आशुतोष जी, आपके साथ में शुरुआत यहां पर करना चाहूंगी। देखिए, जब बीजेपी की स्ट्रैटेजी की बात हो रही है, ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से एक मल्टीनेशनल कंपनी काम करती है। अमित शाह ने एक लक्ष्य रखा कि 2017 में उन्होंने स्टेटमेंट दिया था पंचायत से पार्लियामेंट तक, और उसके लिए काम की जो शुरुआत हुई, जिस अंदाज में ये चुनाव लड़ा गया, निकाय चुनाव भी, उससे ये तय है कि आगे नजर आपकी तेलंगाना के विधानसभा चुनाव पर, कर्नाटक माफ कीजिए साउथ में बाकी दरवाजे खोलने पर है, चाहे उसमें केरल है, पुडुचेरी है, आंध्रा है। देखिए, बिल्कुल आपकी बात सही है, और मुझे लगता है कि जो बुनियादी बदलाव भी भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी और अमित शाह की लीडरशिप के बाद आया है, वो एक रिजल्ट ओरिएंटेड, वो टारगेट फिक्स करते, जैसे उन्होंने आज से करीब 4-5 साल पहले टारगेट फिक्स किया था कि हमें पश्चिम बंगाल के अंदर इनरोड्स बनाने हैं, हमें पश्चिम बंगाल के अंदर अपनी पार्टी को स्टैब्लिश करना है। और 2019 के चुनाव में 18 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीटें बीजेपी को मिली थी वहाँ पे। वो इसलिए हुआ क्योंकि कंसिस्टेंटली वहाँ पे काम कर रहे हैं। उसी तरीके से लोगों को बड़ी हैरानी हुई कि हैदराबाद के चुनाव में आप भूपेंद्र यादव को इंचार्ज बना के भेजते हैं, जो बिहार चुनाव के इंचार्ज थे। कोई दूसरी पार्टी होती तो शायद ये कहती यार कि मैं तो इतना बड़ा इंचार्ज हूँ, मुझे आप छोटे से म्यूनिसिपल में आप भेज रहे हैं। तो शायद ईगो हर्ट हो जाती और शायद वो नाराज होकर इधर उधर बयानबाजी शुरू करते। लेकिन भूपेंद्र यादव न केवल वहां गए बल्कि पूरी लीडरशिप वहां पे गई, उन्होंने एक तरीके से कैंपेनिंग की। तो ये दर्शाता है कि किस तरीके से बीजेपी एक बिल्कुल किलर इंस्टिंक्ट के साथ चुनाव लड़ती है। उसे चुनाव लड़ने के लिए नहीं लड़ती। जहां तक हैदराबाद की बात है, पश्चिम बंगाल की बात है, केरला की बात है, तो बीजेपी को यह मालूम है कि आप अखिल भारतीय पार्टी आज की तारीख में हैं। लेकिन अगर आप साउथ इंडिया में कर्नाटक छोड़कर अगर आपके फुटप्रिंट्स नहीं है, या अगर आप पश्चिम बंगाल जैसे बड़े राज्य में नहीं है, उड़ीसा में आपके फुटप्रिंट्स नहीं है, तो दिक्कत पैदा होगी कुछ समय के बाद। तो मुझे लगता है कोई भी राष्ट्रीय पार्टी जो भविष्य की तरफ देख रही है, वो जिस तरीके से काम करना चाहिए थे, उसमें बीजेपी की तारीफ निश्चित तौर पर करनी चाहिए। और संगीत रागी जी, एक बड़ी बात यहाँ पर जो और दिखाई देती है, जब कोई बड़ा नेता सेंटर से उस क्षेत्र विशेष में जाता है प्रचार के लिए, तो ऐसे में कार्यकर्ताओं में जान फूंकने की भी एक तस्वीर जरूर दिखाई देती है, क्योंकि शायद कहीं ना कहीं कार्यकर्ता ये बात समझता है कि अगर सेंटर का लीडर यहाँ निकाय चुनाव में आके प्रचार कर रहा है, इसका मतलब उनके एजेंडे में, उनके विजन में ये जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो लड़ाई वाकई जो लड़ता है, आपके रियल स्वतंत्रता सेनानी जो हैं, रियल आपकी पार्टी के सेनानी जो हैं, वो ग्रास रूट पे हैं। वही यदि वो मोटिवेटेड हैं तो आपकी लड़ाई आसान हो जाती है। यदि वो मोटिवेटेड नहीं है तो आप चाहे जितना संगठन कर लें, जितना आप नए नए नारे दे लें, वो काम नहीं करता है। तो स्वाभाविक तौर पर उनको लगता है कि इस देश का इतना यशस्वी प्रधानमंत्री, ये होम मिनिस्टर आ रहे हैं, बड़े बड़े मंत्री आ रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि एक बहुत बड़े, इसका मतलब है कि ये इसका महत्व देते हैं। दूसरी बड़ी बात है कि इससे कार्यकर्ताओं के बीच में एक उत्साह का संचार होता है। तीसरी बात यह है कि ये महत्व, ये ध्यान देने लायक है। हम अभी तक सैद्धांतिक तौर पर ये कहते आते हैं कि देखिए, जो ग्रासरूट पॉलिटिक्स है, पंचायती राज है, नगर निकाय है, ये सब जो है यहाँ से नई पौध तैयार होती है, नेतृत्व की पौध तैयार होती है, और हम लोग उस पर काम नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने, मुझे ऐसा लगता है कि इनको लगा कि यदि हमको तेलंगाना में प्रवेश करना है, जो 7% से 19.6% लोकसभा के चुनाव के समय पे एक बड़ा जंप मारा था, इसको यदि हमें 40% करना है, तो जो स्थानीय निकाय के जो चुनाव हैं
उन पर हमें दृष्टि देनी पड़ेगी, क्योंकि वहीं से विधानसभा के लिए अच्छे अच्छे कैंडिडेट मिलेंगे, ग्रासरूट का ऑर्गेनाइजेशन तैयार होगा। और नतीजा ये है कि आज जो है वो जो हैदराबाद जो चुनाव है उसमें ये साफ साफ दिख रहा है। ये ठीक है कि ये मेयर चुन पाए न चुन पाए ये और बात है, लेकिन 4 सीट से 40 सीट तक जाना ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारे साथ कृष्ण सागर राव जी हैं बीजेपी से, जो हमारे साथ जुड़ गए हैं। मौलाना सईद जी हैं, प्रेसिडेंट कादरिया इंटरनेशनल के। लेकिन सबसे पहला सवाल कृष्ण सागर जी आपसे, जश्न की तैयारी शुरू हो गई है कि नहीं? क्योंकि भले ही आपकी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर ना उभरी हो, लेकिन खास तौर पर उत्साहित तो करते ही हैं 2016 बनाम 2020 के नतीजे। बहुत उत्साह है कार्यकर्ताओं में और जरूर बहुत बड़ा जश्न होगा आज शाम में। हम तो अभी भी इंतजार में हैं, क्योंकि बैलेट है, पेपर बैलेट है, ईवीएम नहीं है। तो आज तो लंबा दिन होगा, 7-8 बजे तक तो हमको पूरा रिजल्ट मिल जाएगा और हम आशा करते हैं कि और ज्यादा सीट्स जो ट्रेंड पे है अभी उससे ज्यादा सीट्स आए। और जैसे आशुतोष जी ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी असेंबली सीट्स के हिसाब से 4th पार्टी था ये राज्य में, तेलंगाना में, और परसेंटेज के मामले में हम नंबर 3 था और ऑपोजिशन में वी वर नंबर 2, क्योंकि एमआईएम और टीआरएस तो दोनों एक ही पक्ष का है, वो विपक्ष का नहीं माना जाता है। तो और वो भी उनका संबंध भी बहुत सीक्रेट है, वो अनाउंस्ड अलायंस नहीं है। वो तो ऐसे ही पोलराइज करते हैं और बोलते हैं हम पोलराइज करते हैं। अभी देखिए, हम बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हम नंबर 2 बन गए और जीएचएमसी में नंबर 2 बनना वो एक अपने आप में बहुत बड़ा उपलब्धि होता है, गेन होता है, क्योंकि जीएचएमसी इज 1 crore people living here and we have 25 assembly seats out of 119 seats which are under the jurisdiction of GHMC. So जब आपको यहाँ मैंडेट मिलती है और वो भी दुबाका बाइपोल में, जहाँ रूरल कॉन्स्टिट्यूएंसी में हमको एक मैंडेट मिला था और अब ये सेमी अर्बन कॉन्स्टिट्यूएंसी में हमें कृष्ण सागर जी, जो आपका वोट परसेंटेज बढ़ा है वो दरअसल मुद्दों की वजह से बढ़ा है या एंटी इनकम्बेंसी की वजह से बढ़ा है? क्या मानते हैं आप? देखिए, जहां भी इनकम्बेंट जो गवर्नमेंट होता है, जीएचएमसी में लोकल बॉडी में इनकम्बेंट टीआरएस था, उनका फेलियर्स ऑब्वियसली बिकम आवर स्ट्रेंथ। तो उनका जो फेलियर्स थे मैनिफेस्टो 2016 में जो वो डिलीवर नहीं किए, उस पर हम चार्जशीट किए और हमारा डिलीवरी जो डेवलपमेंट एजेंडा है हम आगे रखे। और हमारा बड़े बड़े नेता जो जैसे बात कर रहे थे पैनल में, वो सब आए, अमित शाह जी आए, नड्डा जी आए, प्रकाश जी आए और देवेंद्र जी आए, सब आए, स्मृति जी आई और भूपेंद्र जी ने तो यहाँ फोर्ट संभाला। तो सब कुछ तो ऐड हुआ है। ये हमारा ताकत है, ऐसा नहीं कि उनके वीकनेस में हम बड़े हैं, ये हमारा ताकत है। इसीलिए तो कांग्रेस कटा, कांग्रेस तो कहीं नहीं रहा, तो कांग्रेस इज बिकम अ डेड हॉर्स। सो आज यहाँ और पूरा इंडिया में जो माहौल है वो तो यही भी यहाँ भी है। सो देयर इज अ पैटर्न हियर एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर विनिंग द स्टेट इन द नेक्स्ट असेंबली रेस। चलिए, आपके पास लौटेंगे सर। हमारे साथ ग्राउंड से इस वक्त संवाददाता भी जुड़ रहे हैं, आशुतोष मिश्रा वहां पर मौजूद है, लगातार कवर भी कर रहे हैं। आशुतोष, देखिए, नंबर 1 पर टीआरएस, नंबर 2 पर बीजेपी, लेकिन सवाल यह है कि अभी भी बहुमत के लिए जो नंबर चाहिए होता है उससे तो ये दोनों ही दल दूर दिखाई देते हैं। मेयर किसका होगा? देखिए, अभी जो जिस तरह के नंबर्स हैं बहुत ज्यादा दूर नहीं है टीआरएस विक्ट्री के। हालांकि बड़ी बात यह है कि जो यहाँ जमीनी नेता है बीजेपी के, देखिए 2 पक्ष हैं। एक जो दिल्ली से प्रचार करने आया, जिसको मोमेंटम बनाना था, जिसके अंदर जिम्मेदारी थी कि 1 हफ्ते के अंदर 4 पे खड़ी पार्टी को आप 40 पार कराना चाहते हैं। यहाँ जो जमीनी नेता वो इस बात को जानते हैं और इसीलिए ज्यादा से ज्यादा वो ये कह भी रहे हैं कि देखिए हमारा मकसद है 4 से कम 40 जाना, क्योंकि ये शायद लड़ाई आज की नहीं है बल्कि 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए है। और कम से कम जो तेलंगाना में और हैदराबाद में बीजेपी के नेता हैं वो इस बात को बखूबी जानते हैं, समझते हैं और ऑन रिकॉर्ड कह भी रहे हैं। लेकिन लड़ाई बड़े परिप्रेक्ष्य में ये देखना आप लोगों से समझना कि जब गृह मंत्री यहाँ पर आते हैं, जेपी नड्डा यहाँ पर आते हैं और ये कहते हैं कि मेयर हमारा होगा, आज के आंकड़ों में आप 40 भी नहीं छू पा रहे हैं आंकड़ा। बिल्कुल सही बात है। हमारा अनुमान था कि लगभग हम 75 जीतेंगे, लेकिन टीआरएस और
MIM दोनों ने मिलकर एक नाटक खेला है और लोगों को गुमराह किया है। इसलिए हो सकता है हम थोड़ा पिछड़ रहे हैं। हमारा आज तक का अभी तक का जो आंकड़ा है 50 पार कर चुके हैं। हमें भरोसा है 50 से ज्यादा होगा। लेकिन आपने बिल्कुल सत्य कहा, उनकी जीत से हमारी हार अच्छी है, क्योंकि ये 2023 का इलेक्शन के लिए ये हमने जो तैयारी की है, पब्लिक में भरोसा पैदा किया है। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी तेलंगाना में सत्ता में आ सकती है। आप जो कैंपेन था बहुत हाई डेसिबल था, बहुत शोर था, ऐसा क्या हुआ? आशुतोष, जश्न तो दिख नहीं रहा वहाँ। यहाँ तो बीजेपी के नेता पैनल पर ये कह रहे हैं कि जश्न की तैयारी हो रही है। जश्न से परे वहाँ तो एक दूसरे को ब्लेम ही किया जा रहा है, कौन सी पार्टी ने क्या किया, कौन सी पार्टी ने क्या नहीं किया, यही चल रहा है वहाँ पर। तैयारी है नेहा, जश्न की तैयारी है। और बता दीजिए कि किस तरह का जश्न यहाँ पर होने वाला है। अभी कुछ ही क्षणों में हो सकता है, आधा घंटा हो सकता है, 10 मिनट 15 मिनट, यहाँ बैंड बजेंगे, स्वीट बांटे जाएंगे, पटाखे फोड़े जाएंगे। यहाँ पूरी तैयारी है। जी किशन रेड्डी यहाँ पर आ चुके हैं, बंदी संजय कुमार आ चुके हैं, तो बड़े नेता ऊपर बैठे हुए, बातचीत हो रही है। बाहर दरअसल कार्यकर्ता लौटूंगी मैं आपके पास, लौटूंगी मैं आपके पास। आशीष पांडे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार वहां पर ग्राउंड से रिपोर्ट दे रहे हैं। आशीष, इस वक्त क्या तस्वीर, क्या रिपोर्ट वहां से, क्या अपडेट दे सकेंगे आप? जी हम बात कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में जश्न का माहौल तो नहीं था, लेकिन यहाँ तेलंगाना राष्ट्र समिति के कार्यालय में जश्न का पूरा माहौल है। बैंड बाजे, नगाड़े, डांस, सेलिब्रेशन, सारी चीजें हैं, डीजे चल रही हैं, कार्यकर्ता नाच रहे हैं, खुशी। अरे आशीष, अभी तो बहुमत हुआ नहीं है, अभी तो बहुमत आया नहीं है, अभी से ये तैयारियां वहां पर। जी हाँ, ये जो प्रारंभिक रुझान के बाद यहाँ जो माहौल है, आप यहाँ पर देख सकते कैसे पूरे कार्यकर्ता इकट्ठे हो गए हैं और कार्यकर्ता पूरे गुलाबी जो कलर है पार्टी का उसके रंग में रंगे हुए हैं। तो भगवा लहर के अगेंस्ट में गुलाबी पार्टी अपने गुलाबी रंग को यहाँ पर मानती है कि उनका परचम बुलंद रहेगा। 2016 में जो उनके नतीजे थे उसी आशीष, इन महिलाओं से बात करिए, काफी ज्यादा तैयारी के साथ आई है, चश्मे भी हैं, मुकुट भी है, पूरा पार्टी का पोस्टर बैनर सब तैयार है इनके पास। जी जरूर आप बताइए मैडम, ये जीत आप लोग पूरा कंफर्म है? जीत का టీఆర్ఎస్ గెలుస్తుంది గ్రేటర్ హైదరాబాద్ లో. గ్రేటర్ హైదరాబాద్ టీఆర్ఎస్ కైవసం చేసుకుంటుంది. బీజేపీ కల్లపల్లి మాటలు చెప్పి ఏదో వచ్చిందని నమ్మొద్దండి. బీజేపీ ఏం చేయలేదు, బీజేపీ ఎందుకు పనికిరాని ఇది కాబట్టి టీఆర్ఎస్ क्लियरली यहाँ पर ये तो साफ है कि सब लोगों ने यहाँ ये जीत की बात कर रहे हैं, वहीं बीजेपी को यहाँ मुख्य विपक्ष मान लिया गया है। अगर हम 2016 के नतीजों के आंकड़ों की बात करें तो 2016 में बीजेपी के पास 10% वोट था, तेलंगाना राष्ट्र समिति के पास 44% वोट था। लेकिन आज अभी आप जैसे ये कार्यकर्ता बता रही थी कि बीजेपी के जिक्र कर रही है, बीजेपी पे हमला हो रहा है, तो बीजेपी को मुख्य विपक्ष माना जा चुका है। कांग्रेस 2016 में दूसरे नंबर पे थी, लेकिन आज बीजेपी की जीत शायद इसीलिए है कि वो मुख्य विपक्ष के रूप में रिकॉग्नाइज हो चुकी है। और ये जो सेलिब्रेशन है ये टीआरएस की जीत तो है, लेकिन बीजेपी की हार को लेकर भी ये कार्यकर्ता, जिस तरीके से बीजेपी ने हाई डेसिबल कैंपेन किया, बड़े बड़े कद्दावर नेता यहाँ उतरे, हैदराबाद की सड़कों पे, हैदराबाद की गलियों में रोड शो हुए, उसको लेकर भी बीजेपी के खिलाफ टीआरएस में काफी ज्यादा उन्होंने अपनी शक्ति प्रदर्शन किया, इन्होंने पूरे जोर शोर किए। ठीक है, लौटेंगे आपके पास आशीष, क्योंकि वहां पर काफी ज्यादा गतिविधि नजर आ रही, काफी सारे रंग भी वहां पर मीनाक्षी दिखाई दे रहे हैं। किस तरीके से कार्यकर्ता इस वक्त जबरदस्त उत्साह से ओतप्रोत हैं, क्योंकि टीआरएस के लिए वाकई अभी जश्न की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। हालांकि अभी रुझान ही आ रहे हैं, आंकड़े जो फाइनल है वो आना बाकी है। इस बीच संजय जी से मैं यहाँ पर एक छोटा सा रिएक्शन लेना चाहूंगी। संजय जी, ये जो टीआरएस की सीटें घटती हुई दिखाई दे रही हैं रुझानों के मुताबिक, इसकी बड़ी वजह क्या है? एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन थोड़ा बहुत जो यहाँ पर अगर हम कहें उनके लिए उत्साहवर्धक बात यह है कि जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं, एससी, एसटी या फिर क्रिश्चियंस हो, उन्होंने टीआरएस के लिए वोट किया है, कहीं ना कहीं डर। देखिए, बड़ी वजह तो साफ है कि बीजेपी ने जिस तरह से चुनाव में अपना प्रचार प्रसार किया, तो वोटरों का झुकाव पिछले चुनावों की तुलना में इस बार बीजेपी की तरफ ज़्यादा था। लेकिन बीजेपी का जिस तरह का चुनाव प्रचार और प्रसार एक तरह से हिंदूवादी चीज़ों पर रहा, और दूसरी तरफ AIMIM को देखें जो मुस्लिम मतदाताओं को लुभाने की कोशिश करते हैं,
तो ये जो बाकी जो माइनॉरिटीज़ हैं जिनका तकरीबन 7-8% शेयर है हैदराबाद के पॉपुलेशन में, वोटरों में, उनका बड़ी संख्या में वोट टीआरएस की तरफ गया होगा। अगर वो वोट टीआरएस की तरफ नहीं गया होता तो टीआरएस को शायद इससे ज़्यादा करारी हार का सामना करना पड़ता। तो कुल मिला के मुझे लगता है माइनॉरिटीज़ का वोट टीआरएस के तरफ, माइनॉरिटीज़ मुस्लिम मतदाताओं को छोड़ के जो बाकी बचे माइनॉरिटीज़ हैं जिनका आपने जिक्र किया, उसमें क्रिश्चियंस हैं, सिख समुदाय के लोग हैं, उनका वोट टीआरएस की तरफ जाता हुआ दिखाई पड़ता है। ग्रेटर हैदराबाद निकाय चुनाव में रुझान आना शुरू हो चुके हैं। कांटे की टक्कर इस वक्त बीजेपी और टीआरएस में देखी जा सकती है। कुछ बड़े नेताओं की बात सुन लेते हैं। भाई मैं जब कार्रवाई करता हूं तब तो हाय तौबा करते हैं पार्लियामेंट में, देखा नहीं है आपने कितनी बड़ी आवाज में रोते हैं। और एक बार लिख कर मुझे दे दे, बांग्लादेशी और रोहिंग्या को निकालना है, बाद में मैं करता हूं, जरा लिख कर देने के लिए बोल दीजिए उनको। सिर्फ चुनाव में बात करने से नहीं होता है, जब निकालने के लिए पार्लियामेंट में बहस होती है, कौन इनका पक्ष लेता है? नहीं, बिल्कुल हम भारतीय जनता पार्टी आज मुख्य विपक्ष की जगह ले चुकी है और अगले चुनाव में यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार निश्चित रूप से बनने वाली है। और इसके लिए हमारा तो कार्यकर्ताओं का योगदान है, जनता का सपोर्ट है, मगर केसीआर का भी बहुत सपोर्ट है। जिस प्रकार से वो सरकार चला रहे हैं तो वो यहाँ की जनता भारतीय जनता पार्टी की ओर तेजी से बढ़े। एक सवाल फिर से श्रीमान चंद्रशेखर राव जी से पूछना चाहता हूं, ये मजलिस के साथ आप जो समझौता करते हो इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई आपत्ति नहीं, कर सकता है, लोकतंत्र में कोई भी व्यक्ति किसी के साथ भी जाता है, मगर गुप्त समझौता क्यों करते हो? इतनी हिम्मत क्यों नहीं है कि मजलिस के साथ खुलेआम सीट शेयरिंग कर लड़े? एक कमरे के अंदर इलू इलू कर आप सीटें बांटते हो। यहाँ पर शहीद हुए उन बलिदानियों का भव्य स्मारक बना करके इस नगर को एक बार फिर से भाग्य नगर के रूप में बदल करके इसका गौरव बढ़ाने का कार्य कर सकती है। जो लोग आज भी निजामशाही के पच्चीनों का अनुसरण करके यहाँ के नागरिकों का शोषण कर रहे हैं, यहाँ के विकास को बाधित कर रहे हैं, यहाँ पर भ्रष्टाचार फैला करके यहाँ के आम जन की भावनाओं को रोकने का कार्य कर रहे हैं। जो शख्स जिस शहर को निस्बत हैदर कर्रार से है, उस शहर के नाम को तब्दील करने की बात कर रहा है, इंशाअल्लाह ताला उनकी नस्लें खत्म हो जाएंगी, नाम तब्दील नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। मगर जब कोई ये कह रहा है तो इसका हमको नोट लेना है। जितना इस मुल्क पर माथे पे तिलक लगाने वाले का हक है, उतना ही सर पे टोपी पहनकर चेहरे पे सुन्नत पालने वाले का भी है। इस मुल्क पर पगड़ी पहनने वाले ईसाई का भी, सिख का भी है, गले में सलीब लटकाने वाले ईसाई का भी है, पारसी का भी है। ये मुल्क किसी की एक की बाप की जागीर नहीं है। एक टीआरएस और एमआईएम आर टू फेसेस ऑफ द सेम कॉइन। आप ऐसे टॉस कर दो, हेड्स भी आए टेल्स भी आए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हेड्स आई विन, टेल्स यू लूज, यही होता है। फ्रेंड्स, प्लीज थिंक अबाउट दिस। व्हाई दिस municipal elections is of national importance. If you vote for OIC here, OIC becomes strong in Maharashtra. If you vote for OIC here, OIC becomes strong in Bihar. If you vote for OIC here, OIC becomes strong in a Muslim locality in Karnataka. If you support OIC here, OIC will become strong in Uttar Pradesh. And what does OIC mean? Who is OIC? OIC is Muhammad Ali Jinnah's new avatar. We must defeat him. अब किसी एक चेपीदे शोरबे ने कह दिया कि मजलिस के जो सदर है वो जिन्ना है। आप ये देखिए कि इलेक्शन बल्दिया का हो रहा है
ना बरखी के बारे में बात, ना लाइट या स्कूल का इंतजाम के बारे में बात। अगर इन तमाम लोगों को कोई मर्द नजर आता है तो असदुद्दीन ओवैसी नजर आता है। Every single illegal person inside the country will be removed out. There is no doubt about it. Let Owaisi not live in his Disneyland, dreamland. Every single illegal Rohingya that he tries to protect, we will throw all of them out. చెప్తున్నా సున్నా అక్బరుద్దీన్ एक बार बीजेपी का गवर्नमेंट आन दे, तेरे को, तेरे भाई को, तेरा पूरे MIM पार्टी को मेरे जूते के पास लगा दो, मेरे जूते के नीचे लगा दो, समझा? एक बार बीजेपी का गवर्नमेंट तेलंगाना में आन दे, तेरी जिंदगी भर मेरी जूती के नीचे गुजरता। इस रैबिड इस्लामिज्म MIM को वोट देना नेशन के इंटरेस्ट में नहीं है। MIM रोहिंग्याओं के नामों को डाल रही, अब तो अफगानियों का भी जिक्र हो गया माशाल्लाह। माने जो है रोहिंग्या के नाम आ गए, अफगानी आ गए, पाकिस्तानी आ गए। अरे कहां ये बात साफ जाहिर कर रही है कि बीजेपी फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो चुकी है, बुखलाहट का शिकार हो चुकी है और बीजेपी इस बल्दिया के इलेक्शन में अपनी शिकस्त को तस्लीम कर चुकी है इंशाअल्लाह। एस्टॉनिश्ड मेरे आने के पहले ये कहा गया कि गली के चुनाव के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहा है। नाउ यू अंडरस्टैंड द मेंटालिटी, you understand the mentality of the leader. It is a disrespect to the electorate of Hyderabad. That is what we have to understand. In democracy, हैदराबाद गली है और अगर आपको दिखती है तो आपको दिखे। हम आपके भ्रष्टाचार को नस्तो नाबूद करने के लिए हर जगह जाएंगे, इस बात को आपको ध्यान रखना चाहिए और उसको लड़ाई लड़ेंगे और फ्रंट से लड़ेंगे। मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, दे आर ऑल वन। एक ही लक्ष्य है सबका, भ्रष्टाचार। एक ही लक्ष्य है, वायदे करो भुला दो। एक ही लक्ष्य है, अपने परिवार को बढ़ाओ। बताइए ये सारी पार्टियां परिवार को बढ़ा रही हैं कि नहीं बढ़ा रही हैं? एक परिवारवाद का जाल बिछ रहा है कि नहीं बिछ रहा है? इंडियन नेशनल कांग्रेस भी इससे बाहर और अछूती नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी अकेली पार्टी है जो लोगों की पार्टी है और लोगों से निकल करके आगे बढ़ने वाले एक साधारण परिवार से भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी बन सकते हैं। लीडर जो होता है वो राजा नहीं होता, लीडर कस्टोडियन होता है। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी हैं जो कहते हैं मैं प्रधान सेवक हूं, और एक तरफ ये हैं जो भ्रष्टाचार के माध्यम से प्रदेश को एक जिसको बोलते हैं डेट में डालने का काम करने का काम पकड़ा हुआ है। ये हमको समझना चाहिए। इसलिए मैं आपसे ये निवेदन करने आया हूं, हैदराबाद की तस्वीर बदलनी है कि नहीं बदलनी है? हैदराबाद की चमक में आपको ऑल इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कीम्स दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं? मेट्रो दिखता है कि नहीं दिखता है? फुल सपोर्ट फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट से मिला कि नहीं मिला? अभी तक के रुझानों में टीआरएस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और ऐसे में जब टीआरएस के नेता से हमने बात की, सुनिए उनका क्या कहना है। काफ़ी गहमा गहमी का, काफ़ी हीटेड था चुनाव प्रचार। उसके बाद से अभी आज वोटिंग काउंटिंग का दिन है, क्या एक्सपेक्टेशन है आपके? जी हमारी तो पहले से जो कहना था कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी टीआरएस पार्टी होगी, ज़रूर वही निकल के आएगा। सारे एग्जिट पोल भी यही बताते हैं। हमारे कार्यकर्ता जो उन्होंने ग्राउंड में काम किया है उनसे फीडबैक भी जो मिल रहा है यही मिल रहा है। तो जाहिर है आज इलेक्शन, आज रिजल्ट का दिन है, अच्छा दिन टीआरएस के लिए होगा मुझे लगता है, क्योंकि जिस तरीके से काम टीआरएस पार्टी ने किया है पिछले 4-5 सालों में, उसने लोगों ने उसको देखा है। सो इलेक्शन के टाइम पे, कैंपेन के टाइम में हजार बातें कही जाती है, लेकिन काम ज़्यादा लोग देखते हैं। और आज लोग मुझे लगता है डेवलपमेंट के बारे में बात ज़्यादा करना चाहते हैं। बीजेपी ने तो डेवलपमेंट के बारे में एक भी बात नहीं बोला। बीजेपी ने कभी भी ये नहीं बोला कि हैदराबाद के बारे में वो क्या करेंगे, पर टीआरएस को लोग जानते हैं। टीआरएस तो हमेशा ही हैदराबाद के बारे में सोचती है, तो इसीलिए लोग टीआरएस के साथ खड़े, ऐसा मेरा मानना है। बीजेपी के बड़े बड़े नेता आए मैम, भाग्यनगर की बात हुई, जिन्ना की बात हुई, पाकिस्तान की बात हुई, आपको लगता है उसका कोई असर वोटर्स पे नहीं पड़ेगा? देखिए नाम बदल से कुछ नहीं होगा, तरीका बदलना होगा।
काम करने का ढंग बदलना होगा, काम करने के जो प्रायोरिटीज़ है उसको बदलने होंगे। और टीआरएस पार्टी तो ये सब बदल चुका है ऑलरेडी और काम अच्छे तरीके से कर रही है। तो लोगों को ये जो आर्ग्यूमेंट बीजेपी ने बताया, मुझे लगता है वो समझ में नहीं आया। मेरा पूरा मानना है चंद घंटे हमें इंतजार कर लेना चाहिए, पर मुझे लगता है फिर भी टीआरएस विल एमर्ज एज अ लार्जेस्ट पार्टी इन दिस इलेक्शन। इस इलेक्शन के बाद हम मान सकते हैं, पार्टी चीफ और चीफ मिनिस्टर साहब ने बोला था कि वो एक ऑल अपोजिशन की मीटिंग करेंगे, तो ये इलेक्शन का रिजल्ट फेवरेबल अगर आप लोगों के लिए होता तो उस दिशा में और ज्यादा आप लोग एफर्ट के साथ बढ़ेंगे? जी, मुख्यमंत्री जी ने कहा है तो वो बाद में ही अगेन से व्हाट ही हैज इन हिज माइंड। पार्टी डिसाइड करेगी क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन आज पूरे ही देश में एक तो माहौल ऐसा है कि इन सारे चीज़ों पे डिस्कशन होना चाहिए। जो फार्मर्स की एजिटेशन अभी दिल्ली में चल रही है, इसके बारे में बात होनी चाहिए, एग्रीकल्चर बिल्स के बारे में बात होनी चाहिए, नेशन के डेवलपमेंट के बारे में बात होनी चाहिए। जितने बड़े बड़े प्रोमिसेस बीजेपी ने किए थे नेशनल लेवल पे, जो वापस कभी उन्होंने उसके ऊपर डिलीवर नहीं किया, इन सारी बातों में भी चर्चा होनी चाहिए। ऐसे सिर्फ टीआरएस पार्टी को ही नहीं, सभी को लगता है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक ऐसा माहौल बनेगा, आएगा, और जब हमारी पार्टी की तरफ से डिसीजन लिया जाएगा तब बताया जाएगा। ये वो निकाय चुनाव है जिन्होंने दरअसल दक्षिण भारत की राजनीति की दशा और दिशा ही बदल दी है। जी हां, पिछली बार जो पार्टी नंबर 3 पर थी वो पार्टी नंबर 2 पर अभी तक जो रुझान आ रहे हैं उसके तौर पर उभर रही है, और जो 2 पर थी वो नंबर 3 पर खिसक चुकी है। और यही वजह है कि शायद बीजेपी को इस चुनाव से काफी ज्यादा इस वक्त यूं कहें कि बहुत पॉजिटिव संकेत मिल रहे हैं। और यही वजह है कि वहां पर अब पार्टी दफ्तर में जश्न की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। लगातार हम आपको ग्राउंड से अपडेट भी दिखा रहे हैं। हमारे खास मेहमान पैनल पर भी मौजूद है, उनसे भी हम चर्चा जारी रखेंगे। लेकिन इस बीच संजय जी का एक रिएक्शन मैं ब्रेक पर जाने से पहले लेना चाहती थी। एक बार फिर से उन्हीं से शुरुआत करते हुए, संजय जी, पिछले निकाय चुनाव तक एक बहुत बड़ा फैक्टर होता था कि कोई विकल्प ही नहीं है, उस फैक्टर को अब बीजेपी ने बदल दिया है। अब विकल्प के तौर पर बीजेपी, और ये जो है तमाम रुझानों में भी साफ हो रहा है कि कैसे बीजेपी ने पूरी लहर अपने पक्ष में करी और उसके लिए एक सेट स्ट्रैटेजी, एक तय रणनीति के साथ वो मैदान में उतरे। बिल्कुल, ये जो रुझान अभी हमारे सामने है उसके हिसाब से तो बिल्कुल 3 कॉर्नर कंटेस्ट दिखाई पड़ता है। तो ये जो नैरेटिव को बिल्कुल विकल्प नहीं है, टीआरएस ही एकमात्र पार्टी है जो तेलंगाना में या हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में अपनी सरकार बना सकती है। तो ये अभी जो रुझान है उसके हिसाब से तो बिल्कुल साफ है, बीजेपी एक बड़े विकल्प के रूप में उभर रही है। एआईएमआईएम ने अपना दबदबा बनाया हुआ है, जिस इलाके में उन्होंने 51 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए थे। रुझानों के हिसाब से तकरीबन वो 40-42 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं, कुछ सीटें वो जीत चुके हैं। तो विकल्प तो है, बीजेपी ने तीसरे विकल्प के रूप में। ठीक है संजय जी, आपका माइक एक बार आप प्लीज ठीक करिएगा, शायद वो आवाज ठीक से आ नहीं रही है। संजय जी, आप रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं? हाँ, मैं देख रहा हूँ आंकड़े बड़े दिलचस्प हैं। टीआरएस 67, बीजेपी 39, एआईएम 42। अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये एक ऐसी स्थिति आ गई है, त्रिशंकु की स्थिति आ गई है। मेयर किसका बनेगा? अब कौन किसके साथ जाएगा ये देखना बड़ा दिलचस्प है। यदि टीआरएस और कांग्रेस एक साथ आ जाती है, जैसा कि आशुतोष जी भी पहले बोल रहे थे, तो एक प्रकार से ये हो जाएगा कि इनका बड़ा गठबंधन है। भारतीय जनता पार्टी के सामने ये एक दुविधा ये रहेगी कि टीआरएस से आगे की लड़ाई उनको लड़नी है, इसलिए साथ नहीं जा सकते हैं। ओवैसी की पार्टी और टीआरएस के यदि ये साथ जाते हैं तो आने वाले दिनों में उनके चुनावी समीकरण बिगड़ने के हैं। गठबंधन का स्वाद जब भी बीजेपी ने चखा है उनके लिए अच्छा नहीं रहा है। हाँ, तो बिल्कुल भी वो कोई सबक लेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को रीजनल पार्टी के खिलाफ जो मोर्चा है उसमें अब उसे अकेले ही खड़े होने चाहिए, क्योंकि तभी वो उनको रिप्लेस कर पाएंगे। उनकी जमीन जो है वो उनको हमेशा ये रहना चाहिए कि भाई ओवैसी जैसी पार्टी को यदि हम भारत की राजनीति से यदि मार्जिनलाइज करना चाहते हैं तो हमको एक बड़े प्रिडोमिनेंट फोर्स के रूप में जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनके स्थान को खाली करना पड़ेगा, उनको वहां से हटाना। जैसे बंगाल का चुनाव है, बंगाल में यदि ममता बनर्जी यहां रहती हैं तो स्वाभाविक है कि ममता बनर्जी नैरो पॉलिटिक्स करके वहां रेडिकल इस्लामाइजेशन को साथ साथ खड़ा करती रहेंगी। ऐसी जो है वो देश विरोधी ताकतों को
कम करने के लिए या उनकी वजूद को कम करने के लिए ये जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी वहां जाए। जिस स्टाइल में अब बीजेपी वहां पर उतर रही है, ममता बनर्जी को बीजेपी की पिच पे आना पड़ रहा है, वैसी तस्वीर भी वहां पर हमें दिखाई दे रही है उनके फैसलों में कम से कम। लेकिन एक बार हैदराबाद का रुख कर लेते हैं, आशीष वहां पर मौजूद है। आशीष बताइए क्या अपडेट है। और देखिए स्टूडियो में तो अब ये डिस्कशन इस वक्त हो रहा है कि मेयर किसका होगा। चलिए आशुतोष है हमारे साथ। आशुतोष, मीनाक्षी देखिए, अगर जो ऑर्गेनिक गठबंधन जिसे कहा जाता है वो बीजेपी के पास तेलंगाना में नहीं है, पूरे तेलंगाना में नहीं है, हैदराबाद की बात छोड़ दी है। लेकिन एक बात ये भी समझिए कि जब भी विधानसभा में जरूरत पड़ती है टीआरएस को तो नेचुरली एलाई बन जाती है उसमें एमआईएम लगभग हर बिल पर समर्थन देती है। तो अगर मेयर की नौबत आती है तो उसमें एमआईएम सीधे सीधे टीआरएस को समर्थन देगी, वहां वो समीकरण बनेगा। लेकिन बीजेपी दिल्ली से प्रचार में भले जो भी टारगेट रखा हो, यहाँ के नेता थे सीधा कहते थे हमारे पास 4 है, अगर हम 40 पहुंच गए तो मनोबल बढ़ जाएगा। भाई आप देखिए कि जो दुबक्का बाईपोल था वहां आप जीत गए, अब आपके पास एक लोकसभा सांसद हैं, तो मनोबल जो है वो तेज है। और इसीलिए बीजेपी दफ्तर पर आज खामोशी नहीं है। आप टीआरएस का जश्न देख रही हैं, अब से 30 मिनट में यहाँ पटाखे भी फूटेंगे, ढोल नगाड़े भी बजेंगे, और वो तैयारियां हैं डॉक्टर साहब? पूरी तैयारी है सर। पटाखे भी है, ढोल नगाड़े भी है, सेलिब्रेशन भी है और जीतने की बहुत खुशी भी है। लेकिन बनाने तो आप मेयर वाले थे, कहाँ 40-45 पर निपटते दिखाई दे रहे हैं? देखिए, जब भी कोई चुनाव लड़ा जाता है तो वो बड़े टारगेट को लेके ही लड़ा जाता है। कोई ये थोड़ा ना कहेगा कि मुझे 4 से 5 सीटें लेनी है। हम भी एक पॉलिटिकल पार्टी है, अगर बीजेपी और वो चुनाव मैदान में है, रण में है, कहीं ना कहीं तो जीत के लिए पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। हमारे संवाददाता आशीष पांडे भी लगातार ग्राउंड से हमें रिपोर्ट दे रहे हैं। इस वक्त वो टीआरएस दफ्तर के बाहर से मौजूद है। भव्य तस्वीरें वहां से आशीष आप दिखा रहे थे, क्योंकि टीआरएस के खेमे में अब जश्न की तैयारियां शुरू हो गई हैं। हालांकि ये जश्न डबल हो सकता है अगर उन्हीं का मेयर आया तो। जी हाँ, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। अगर मेयर पिछली बार की तरह 2016 की तरह अगर दोबारा से यहाँ मेयर आए तो इनके जश्न जरूर दुगुना होगा। अभी देखिए विक्ट्री साइंस आने लगे हैं, जय तेलंगाना की नारेबाजी शुरू हो गई। और जहाँ भी देखें ये गुलाबी जो है पार्टी का कलर, चारों तरफ गुलाबी जो रंग है वो यहाँ पार्टी मुख्यालय में फैला हुआ है। बड़े बड़े डीजे का इंतजाम किया गया है, ट्रेडिशनल जो फोक्स हैं उनका भी इंतजाम किया गया है। नाच गाना, सेलिब्रेशन, मिठाइयाँ, आतिशबाजी, पूरी तरीके से तेलंगाना राष्ट्र समिति जो है जीत के जश्न में डूब चुकी है। ये जो नाच गान, सेलिब्रेशन, डांस, कार्यकर्ता, ये आतिशबाजी, ये सारी चीजें जो हैं यहाँ बता रही है कि कैसे नतीजे प्रारंभिक ही हैं, रुझान है। मात्र 7 सीटों पे आधिकारिक रूप से चुनाव आयोग ने जीत की घोषणा की है। और ये हमारे साथ तो वहाँ पर म्यूजिक की आवाज आ रही है, जिस तरीके से ढोल नगाड़े बज रहे हैं, डीजे का म्यूजिक वहाँ पर बज रहा है, पूरे रंगारंग माहौल से इस वक्त सराबोर है वहां पर टीआरएस का दफ्तर। संजय जी, एक छोटा सा रिएक्शन आपसे, क्योंकि अगर ये जो रुझान आ रहे हैं इसमें 2-4 सीटें प्लस माइनस हम टीआरएस की कर भी लें और फाइनल आंकड़े के रूप में अगर इसको देखें तो क्या प्रक्रिया रहती है मेयर के चुनाव की? क्या टीआरएस का ही अपर हैंड माने हम? टीआरएस का जरूर अपर हैंड है, क्योंकि मेयर का चुनाव एक इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा होता है। इसमें ये जो 150 लोग चुन करके आएंगे, कॉरपोरेटर सिर्फ वही वोट नहीं डालते। ये इलेक्टोरल कॉलेज है जिसमें ये 150 कॉरपोरेटर तो हैं, इसके अलावा 52 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हैं। और ये एक्स ऑफिशियो मेंबर्स कौन हैं? इस पूरे जो जोग्राफिकल इलाके जहाँ चुनाव हो रहा है, इसमें से जितने एमएलए चुने हुए हैं, जितने एमएलसी हैं, जितने पार्लियामेंट के मेंबर हैं और जितने राज्यसभा के अगर मेंबर हैं जो इस इलाके में अगर रजिस्टर्ड वोटर हैं, तो कुल मिला के ये 52 एडिशनल मेंबर्स है। तो इलेक्टोरल कॉलेज में 195 स्ट्रेंथ है और 98 चाहिए आपको मेयर की सीट जीतने के लिए। तो अगर हम एमएलए को देखें तो टीआरएस के पास 17 एमएलए हैं, एमएलसी भी टीआरएस के पास 17 हैं, तो 17 और 17 34 हो जाते हैं, और 2 इनके एमपी हैं, तो 36 सीट वोट इनके पास ऑलरेडी बरकरार है। 98 चाहिए आपको मेयर का पद जीतने के लिए। तो अगर 62 भी जरूरत पड़ेगी, जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर 62 भी ये जीत जाएंगे तो अपने बल पर अपना मेयर चुन सकते हैं। आशुतोष जी, आपका रिस्पॉन्स? अभी मुझे लगता है अभी आंकड़े काफ़ी तेजी के साथ उठापटक हो रहा है, क्योंकि बीजेपी की सीटें मुझे लगता है भी और काफ़ी कम होंगी। तो वैसी स्थिति में मुझे नहीं लगता कि टीआरएस को कोई बहुत दिक्कत होनी चाहिए। लेकिन ऐसा लग रहा है ना बीजेपी के पास खोने के लिए कुछ था नहीं, उनके लिए तो विन विन सिचुएशन ही है।
देखिए, जिस तरीके से सुबह से जिस तरीके से नंबर आ रहे थे, तो उस वक्त तो ये लग रहा था कि आंधी तूफान चल रहा है, सुनामी चल रहा है और बीजेपी सबको अभी तो नेक टू नेक चल रहा है, 41, 42। उसमें करीब 50% वो सीटें वहां से कम हुई हैं। तो एक चीज तो स्पष्ट ये है कि बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत वहां झोंकी, किलर इंस्टिंक्ट के साथ कैंपेन किया और ये कोशिश की कि क्या इस तरीके से कैंपेनिंग करके हम तमिलनाडु या तेलंगाना या आंध्र की राजनीति को बदल सकते। ये भ्रम टूटेगा। ओवैसी बी टीम थे बीजेपी की, या जो अब तक ये कांग्रेस की तरफ से, विपक्ष की तरफ से मानना रहा है कि ओवैसी की पार्टी जब भी हाई प्रोफाइल कैंपेन करती है तो बीजेपी को उसको फायदा होता है। बीजेपी और ओवैसी की पार्टी एक दूसरे को दरअसल फीड करते हैं। आपने पूरे कैंपेन के अंदर देखा, टीआरएस पर अटैक नहीं था। हकीकत यह था कि अटैक ओवैसी पे था, लेकिन ओवैसी के बहाने टीआरएस को कमजोर करने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन आशुतोष जी, मुझे लगता है कि ओवैसी पर अटैक इसी के लिए था क्योंकि इस चुनाव से एक लार्जर नैरेटिव बीजेपी तैयार करने की कोशिश कर रही है और वो राष्ट्रीय एक तरह से नैरेटिव ये है कि जो ऐसी पार्टियां जो माइनॉरिटीज़ के वोट के बल पर जीतती है उसको काउंटर करने, ये दिखाना कि अगर आप माइनॉरिटीज़ के इश्यूज के बल पर एक इलाके में चुनाव जीतते हो तो उसकी काट हमारे पास है। इसी वजह से मुझे लगता है बार बार अटैक ओवैसी पे किया जा रहा था और टीआरएस के बारे में बहुत कम जिक्र हो रहा था इन चुनावों। हर एक काट, हर एक तोड़ की तैयारी यहाँ पर बीजेपी ने कर रखी थी। हमारे साथ मौलाना सईद जी जुड़ गए हैं, जो कि प्रेसिडेंट है कादरिया इंटरनेशनल के। सईद जी, ये तमाम आंकड़े आप तक भी पहुंच रहे होंगे, इस पर क्या प्रतिक्रिया है, क्या रिएक्शन है आपका? रुझान आए हैं अभी तक? देखिए, जीएचएमसी का इलेक्शन था और उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी डायरेक्ट कैंपेनिंग करे हैदराबाद में। अमित शाह ने किया, योगी आदित्यनाथ ने किया, नड्डा जी ने किया। बहरहाल बीजेपी के तमाम दिग्गज आ गए हैदराबाद में और हैदराबाद में जिस तरह से रुझान आ रहे हैं, मुझे तो पूरी उम्मीद है कि 15-20 में बीजेपी समेट जाएगी। तो खोदा पहाड़ रुझानों के हिसाब से नंबर 3 पर आप चल रहे हैं अभी? नहीं, हम लड़े थे 51 में 42 इज वेरी फैंटास्टिक रिजल्ट। स्ट्राइक रेट तो सबसे शानदार एमएनएम का ही है। तो बस अब स्ट्राइक रेट से ही आप संतुष्ट हो जाएंगे? जितने बड़े-बड़े स्टेटमेंट्स ओवैसी साहब की तरफ से कैंपेनिंग के दौरान दिए जा रहे थे, उसके मद्देनजर जमीन पर कितना असर दिखाया, उस पर भी सवाल बनेगा। नहीं, 51 सीट अगर कोई कॉन्टेस्ट करता है और उसमें से 42 आज बता रहा है, आप लिख के रखिए 45-47 के करीब एमआईएम जीतेगी। तो आप उससे अंदाजा कीजिए कि कितना बेहतरीन परफॉर्मेंस, 100% परफॉर्मेंस के करीब है माशाल्लाह। और बीजेपी ने जिस तरह से इस इलेक्शन को पोलराइज करने की कोशिश की और सर्जिकल स्ट्राइक का उन्होंने नारा दिया, हैदराबाद के नाम बदलने का नारा दिया और जो है दीगर उन्होंने हिंदू मुसलमान करके हिंदू वोटों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश की। और ये बात हैदराबाद इलेक्शन में फिर से साबित हो गई कि मुस्लिम वोट बैंक कभी नहीं था, हिंदू वोट बैंक जरूर है जिसको खींचने के लिए लड़े हुए। तो आपको लगता है ध्रुवीकरण काम नहीं किया, ध्रुवीकरण कहीं ना कहीं बैक सीट पर रहा, लोकल मुद्दे काम किया आपके लिए? नहीं, हाँ, एमआईएम ने जो हमेशा काम करती है वो तो आपको मालूम है ग्राउंड पे रहती है। जब कोविड आया तो सबसे ज्यादा बल्कि वही पार्टी थी जो हर घर में अनाज पहुंचा रही थी पार्टी की तरफ से। और जब फ्लड्स आया तो घर पहुंची, हेल्थ कैंप्स लगाए। संजीव जी मुस्कुरा रहे हैं आपकी बात सुनकर। हर तरह से काम किया तो एमआईएम ने किया। और एक बात आपको कहूंगा कि एमआईएम की जीत में आप देखेंगे पुराने कुल डिवीजन से जो है राजभवन की जीत आ गई। संगीत जी आपका रिएक्शन लेंगे क्योंकि आपकी आवाज शायद उन तक पहुंच नहीं रही है। लेकिन इस बीच मेरी सहयोगी चित्रा त्रिपाठी भाग्य लक्ष्मी मंदिर पहुंची, वहां का जायजा लिया और साथ ही कुछ लोगों से जानने की कोशिश की कि आखिरकार इस बार के निकाय चुनाव में क्या उम्मीद रखते हैं। चारमीनार की खूबसूरती को देखने के लिए तो भारी तादाद में यहाँ पर पर्यटक आते हैं, लेकिन आपको बता दें जैसे जैसे नगर निगम चुनावों के रिजल्ट आ रहे हैं वो राजनेताओं के दिल की धड़कनें बढ़ाते हुए चले जा रहे हैं। कभी बीजेपी आगे चल रही है, कभी टीआरएस आगे चल रही है। सुबह हमने देखा था, सुबह से दोपहर तक बीजेपी की लीड थी, लेकिन उसके बाद टीआरएस ने अब अपनी लीड ले ली है। फिलहाल चारमीनार के इलाके में हम आपको दिखाना चाहेंगे क्योंकि आज शुक्रवार का दिन है। एक तरफ महालक्ष्मी मंदिर में पूजा अर्चना के लिए लोग आते हैं तो दूसरी तरफ यहीं पर मक्का मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए भी भारी तादाद
भी लोग पहुंचते हैं। आरएएफ के जवानों की भारी तैनाती यहाँ पर की गई है। मैं चाहूंगी हमारे कैमरा पर्सन आलोक दास आपको दिखाएं, और यहाँ पर पुलिस बल की भी भारी तादाद में मौजूदगी है और सुरक्षा के मद्देनजर ये तमाम इंतजाम यहाँ पर किए जाते हैं, जैसा कि आप तस्वीरों में इस वक्त देख पा रहे हैं। और यकीनन ये अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण आज का दिन, क्योंकि एक तरफ शुक्रवार पूजा अर्चना चल रही है, जुमे की नमाज के लिए भी यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ आप देख पा रहे हैं किस तरह से भारी तादाद में यहाँ पर इन जवानों की तैनाती की गई है ताकि स्थिति बिगड़ने नहीं पाए। लेकिन चुनावी रिजल्ट किसके पक्ष में रहते हैं, शाम होते होते फैसला किसके पक्ष में होता है, किसका मेयर बनेगा, ये देखना रहेगा काफी ज्यादा दिलचस्प। लेकिन मोतियों के शहर का मिजाज इस बार कम से कम नगर निगम के चुनावों में बिल्कुल अलग और अलहदा देखने को मिल रहा है। कैमरा पर्सन आलोक दास के साथ चित्रा त्रिपाठी, हैदराबाद, चार मीनार आज तक। ग्रेटर हैदराबाद के नगर निगम चुनाव को दरअसल बीजेपी ने ही काफी अहम करार दे दिया, क्योंकि जिस तरीके से प्रचार किया गया, चाहे वो सीएम योगी आदित्यनाथ हो या फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वहां पर प्रचार करने के लिए पहुंचे, किस तरीके से बीजेपी ने यहां पर रणनीति लगाई, किस तरीके से यहां पर उन्होंने अपना फोकस रखा, इस पैकेज के जरिए देखिए। हैदराबाद को नवाब निजाम कल्चर से मुक्त होकर एक मिनी इंडिया बने ऐसा शहर बनाने की दिशा में आगे बढ़े। निजाम कल्चर को त्याग कर एक आधुनिक शहर बने, इस प्रकार का हम हैदराबाद को बनाएं। अकबरुद्दीन ओवैसी और असादुद्दीन ओवैसी, सुनिए, ये निजामों का काल नहीं है, ये निजामों का काल नहीं है, ये हिंदू हृदय सम्राट नरेंद्र मोदी जी का समय है। किसी शहर के निगम चुनाव में इतनी गर्मागर्मी आपने कब देखी थी? किसी नगर निगम चुनाव में हाई प्रोफाइल नेताओं की रैली और रोड शो आपने कब देखे थे? तो हम सबको तय करना होगा कि हैदराबाद को भाग्यनगर बना करके फिर से विकास की नई बुलंदियों तक पहुंचाना है, तो हम सबको तय करना है। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव में जब गृह मंत्री अमित शाह यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जैसे हैवीवेट प्रचार करने के लिए उतरे, तो ये बड़ा सवाल उभर कर सामने आया कि आखिरकार हैदराबाद में बीजेपी का क्या दांव पर लगा है। बीजेपी एक निकाय चुनाव को इतना अहम क्यों बना रही है? इसका जवाब छिपा है पंचायत से पार्लियामेंट तक अगले 50 साल तक राज करने के बीजेपी के विजन में। तो चुनावी सफलता एक 5 साल की, 10 साल की, 15 साल की नहीं चलेगी। जिस प्रकार से आजादी के बाद कांग्रेस को एक लंबे समय तक पार्लियामेंट से पंचायत से पार्लियामेंट तक 50 साल तक शासन करने का मौका मिला, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 50 साल तक पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक विजय ही विजय की कल्पना करनी चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं। पंचायत से पार्लियामेंट तक अपनी ताकत दिखाने के सपने को साकार करने का हैदराबाद एक अहम पड़ाव है। करीब 5,500 करोड़ के सालाना बजट वाले ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव के जरिए बीजेपी तेलंगाना की सियासत में अपनी धमक दिखाना चाहती है। 2016 में हुए ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव में बीजेपी सिर्फ 4 सीटें जीत पाई थी। इसी तरह तेलंगाना विधानसभा में बीजेपी के पास सिर्फ 2 ही विधायक हैं। हालांकि पिछले साल जब लोकसभा चुनाव हुए तो बीजेपी अपना विस्तार करने में कामयाब रही। तेलंगाना की 17 में से 4 लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने कब्जा कर लिया। जाहिर है बीजेपी ने तेलंगाना में अपनी मौजूदगी का विस्तार किया है और बीजेपी को लगता है कि ग्रेटर हैदराबाद इसकी अगली कड़ी हो सकती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो छोटे से लेकर बड़े इलेक्शन तक मजबूती के साथ जनता के जनादेश के लिए जनता के बीच जाती है। आप देखें, चाहे जम्मू कश्मीर का डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का इलेक्शन हो, चाहे अभी लद्दाख का जो है वो हिल काउंसिल का इलेक्शन रहा हो, या अभी हैदराबाद का इलेक्शन हो, पूरी पार्टी उसमें लग करके और लोगों के आशीर्वाद लेती है और लोगों का आशीर्वाद मिलता है। और हैदराबाद में भी भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म करेगी।
निजामों का शहर हैदराबाद ओवैसी का गढ़ है। ऐसे में बीजेपी के लिए इसका प्रतीकात्मक महत्व है। ब्रांड हैदराबाद को बचाने के लिए बीजेपी की जमानत को जब्त करेंगे इंशाअल्लाह ताला, और बीजेपी की शिकस्त यकीनी है। ओवैसी कुछ भी कहें, लेकिन बीजेपी में उत्साह है। इस उत्साह को तेलंगाना की दुब्बाक विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के नतीजे से बल मिला है। बीजेपी यहां टीआरएस का गढ़ ध्वस्त करने में कामयाब रही। पिछले कुछ समय में कई नई जगहों पर बीजेपी ताकत के रूप में उभरी है। कर्नाटक और जम्मू कश्मीर में उसकी सरकार रह चुकी है, त्रिपुरा में उसकी सरकार है। ऐसे में तेलंगाना में अगर पार्टी ताकत झोंक रही है तो किसी को चौंकना नहीं चाहिए। आज तक ब्यूरो।